हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पटवारी की तैयारी जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज लेकर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ साइंस क्लास। साइंस क्लास में आपका टॉपिक रहने वाला है आज का मानव तंत्र। मानव तंत्र वन शॉट में आपके कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से इस क्लास से इस सेशन से आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है आज। तो बन गया है पेपर, देख लो जल्दी और अपने साथियों के साथ शेयर कर लो इस क्लास को, क्योंकि आज की क्लास आपके साइंस में मानव तंत्र टॉपिक की कंप्लीट होने वाली है। कि खुद को कहा भी है कि खुद को मेहनत में इतना फ्राई करो कि हारने के बाद एक बार ट्राई करो। खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद और एक बार ट्राई करो। मंजिल आपकी कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। अपना कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका हाई रहेगा तो आपकी मंजिल मंजिल लक्ष्य जो भी है आपका, सभी आपके चरणों में होंगे, कदमों में होंगे। तो बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है, पाचन में सम्मिलित ग्रंथि नहीं है। पाचन में सम्मिलित ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। तो पाचन में सम्मिलित ग्रंथि आपके कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल रेड आंसर हो जाएगा, सी वाला। थायराइड ग्रंथि आपके पाचन में सम्मिलित ग्रंथि है, ग्रंथि नहीं है। लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि तीनों के तीनों आपके पाचन में, यानी जो पाचन की क्रिया होती है आपके मुख गुहा से लेकर उत्सर्जन तक, जो भी आपके पाचन में काम आती है वो सभी ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि आपके पाचन में कोई कार्य नहीं आती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न ये रहा, विभिन्न स्तरों पर भोजन, भोजन पाचित रस और अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? भोजन के पाचित रस की और अवशिष्ट की गति का नियंत्रण कौन करता है? म्यूकोसा, संवर्णी पेशियां या श्लेष्मा उपकला, अथवा दो और तीन दोनों? दो और तीन दोनों। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपके बी वाला राइट, सवर्णी पेशिया। सवर्णी पेशिया बिल्कुल राइट आंसर है। यही आपके भोजन, भोजन पाचित रस और अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करते हैं। कौन सी पेशिया? सवर्णी पेशिया। जिह्वा मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार तल से किसके माध्यम से जुड़ी होती है? जिह्वा, आपकी जो जिह्वा यानी जीभ होती है वो आपके मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार तल से किसके माध्यम से जुड़ी होती है? फ्रेनुलम, लिंगुअल, ग्रासनाल, गर्तदंती या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला यानी पहला आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फेनुलम लिंगुअल। फेनुलम लिंगुअल के माध्यम से ही जीवा आपके मुख गुहा के पृष्ठ भाग से आधार तल के माध्यम से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर नोट भी दे रखा है कि जीवा आपके फ्रेनुलम लिंगुअल अथवा जीवा फ्रेनुलम के द्वारा मुख्य गोवा नहीं गुहा, मुख्य गुहा के माध्यम से जुड़ी होती है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से दांत मांसाहारी पशुओं में सबसे ज्यादा विकसित होते हैं? रत्नक दांत, कृंतक दांत या अग्र चवर्णक और चवर्णक दांत? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपके ए वाला यानी रत्नक दांत। रत्नक दांत आपके भोजन को चीरने और फाड़ने के काम में आते हैं। भोजन को चीरने और फाड़ने के कार्यों में कौन से दांत आते हैं? रत्नक दांत। और यही मांसाहारी पशुओं में सबसे ज्यादा विकसित दांत होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने पांचवा प्रश्न है, कौन से दांत सबसे पहले यानी 6 माह की आयु में, सबसे पहले यानी 6 माह की आयु में निकलते हैं और कुतरने और काटने के कार्य करते हैं? चवर्णक, अग्र चवर्णक, कृंतक या रत्नक? तो यहाँ पर कृंतक दांत यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कृंतक दांत ही वो दांत है जो आपके 6 माह की आयु में निकल जाते हैं, यानी सबसे पहले निकलते हैं और कुतरने और काटने के काम आते हैं। किस काम आते हैं ये? कुतरने और काटने के। और रत्नक दांत चीरने और फाड़ने के कहा जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है भोजन को ग्रसनी में भेजना, भोजन का श्वास नली से में प्रवेश से रोकना, भोजन को ग्रसनी तक पहुंचाना या इनमें से कोई नहीं? भोजन जो आपके ग्रसनी में भेजना यह कार्य है, या श्वास नली में रोकने का कार्य है, भोजन को ग्रसनी तक पहुंचाना है या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों ऑप्शन तो सेम टू सेम हो गए, भेजना और पहुंचाना। पर ये दोनों आंसर यहाँ पर गलत आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके बी वाला, यानी भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना। जो भोजन आपका जा रहा है वो आहार नाल में जा रहा है, उससे श्वास नली, जो पास की श्वास नली है उसमें जाने से रोकने का कार्य किसका है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य यही है कि ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। और एक आधा कम कण जब आपके श्वास नली में जाता है तभी भोजन के बीच में आपको अचानक खांसी चलती है। उसका कारण यही है कि एक आधा कण भोजन का आपके श्वास नली में प्रवेश कर जाता है, और उसको सबको रोकने का कार्य किसका होता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को घाटी ढक्कन भी कहा जाता है। घाटी ढक्कन भी कहा जाता है एपिग्लोटिस को। नाम प्रश्न ये भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव तंत्र में घाटी ढक्कन किसे कहा जाता है? तो एपिग्लोटिस यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कुछ विशेष प्रकार की श्लेष्म में ग्रंथियां, कुछ विशेष प्रकार की श्लेष्म में ग्रंथियां जो भोजन को लसदार लसदार बनाई जाती है, ये पाई जाती है मुख गुहा में, ग्रसनी में या ग्रास नली में। तो और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा यानी ग्रास नली। ग्रास नली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्रास नली के माध्यम से ही वो जो श्लेष्म ग्रंथियां है ग्रास नली में, वो आपके भोजन को लसदार बनाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमाशय, आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रास नली और ग्रसनी में जाने से रोकती है। जठर निर्गम्य अवरोधनी, जठर निगम भाग, फंडिस भाग या ग्रास नली का अवरोधनी। यहाँ पर आपके वो चौथा ऑप्शन यानी ग्रास नली का अवरोधनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आमाशय, आमाशय में दो अवरोधनी अथवा सवर्णी पेशियां पाई जाती है। यह दोनों पेशियां आमाशय में भोजन सामग्री को पारगमन को नियंत्रित करती है। भोजन सामग्री का जो पारगमन होता है उसे नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? तो इन दोनों पेशियों का, अवरोधनी और सवर्णी। दो पेशियां होती है, अवरोधनी अथवा सवर्णी पेशियां, जिनका कार्य होता है भोजन की सामग्री के पारगमन को नियंत्रित करना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। जठर निर्गम्य अवरोधनी का कार्य है। जठर निर्गमीय अवरोधनी का कार्य है, चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। आमाशय और छोटी आंत को विभाजित करती है। आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रास नली अथवा ग्रसनी में जाने से रोकती है। आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है और भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करती है। तो यहाँ पर राइट कौन कौन से हो गए आपके? ए वाला और सी वाला। यहाँ पर दो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कि जठर निर्गम्य अवरोधनी का कार्य क्या है? एक तो आमाशय को, छोटी आंत को विभाजित करना और आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करना। ये दोनों आंसर यानी ए और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 90 प्रश्न में। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ए और सी यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन राइट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोजन का रासायनिक पाचन सर्वाधिक कहाँ होता है? छोटी आंत, मुख्य गुहा या मुख गुहा, मुख्य गुहा या मुख गुहा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन अथवा में क्या हो जाएगा इसका? मुख गुहा और ग्रहणी और बड़ी आंत। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएगा तीसरा यानी ग्रहणी। ग्रहणी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहणी भोजन के एंजाइमों द्वारा रासायनिक पाचन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपके प्रश्न ऐसा कंप्लीट आने वाला है। ये वाला जो प्रश्न है 10वां प्रश्न, इसको नोट डाल दीजिएगा, इसके ऊपर स्टार डाल दीजिएगा कि भोजन का रासायनिक पाचन सर्वाधिक कहाँ होता है। तो वो हो जाएगा आपके ग्रहणी। आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि माइंड सेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए। माइंड सेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जो मुझे आता है वो तो मैं करूंगा ही, 100% करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। पर जो मुझे नहीं आता है उसे मैं सीख लूंगा और सीख कर वापिस उसे भी कर लूंगा। यानी हर एक काम मेरे से, ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जो मुझसे नहीं होगा। मुझसे हर कार्य होना चाहिए, मुझे जो आता है वो मैं कर लूंगा, मुझे नहीं आता है वो सीख कर लूंगा, पर करूंगा जरूर। 11वां प्रश्न आपके सामने है। पाचित भोजन के मुख्यतः अवशोषण का कार्य छोटी आंत के कौन से भाग में होता है? पाचित भोजन के मुख्यतः अवशोषण का कार्य छोटी आंत के कौन से भाग में होता है? अग्र शुद्धांत्र, ग्रहणी, शुद्धांत्र या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला यानी अग्र शुद्धांत्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अग्र शुद्धांत्र में विशेष प्रकार की आंत्र कोशिकाएं पाई जाती है जिनके द्वारा अवशोषण का कार्य होता है। एक बार वापिस पढ़ लेंगे कि अग्र शुद्धांत्र में विशेष प्रकार की आंत्र कोशिकाएं पाई जाती है जिनके द्वारा अवशोषण का कार्य होता है। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? ऑप्शन दे रखे हैं एमिलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज या रेनिन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके रेनिन। डी वाला आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि रेनिन। रेनिन एंजाइम का अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। बाकी ये तीनों जो एंजाइम दे रखे हैं आपके एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, तीनों के तीनों का स्त्रावन कहाँ से होता है? आपके अग्नाशय से। अग्नाशय ग्रंथि है जो जिससे आपके एंजाइम का स्त्रावन होता है, वो एंजाइम है एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये तीनों के तीनों अग्नाशय के हैं। और रेनिन, रेनिन इसके नहीं है। रेनिन किसका हो गया? तो आमाशय से स्त्रावित होता है। रेनिन का स्त्रावन कहाँ से होता है? आमाशय से। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, आमाशय से होने वाला आपके एंजाइम है, स्त्रावन होने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम। आपके आमाशय और अन्य लार ग्रंथियों से एंजाइम जो निकलते हैं उनका पूछकर भी ऐसे पूछ सकता है कि अग्नाशय का एंजाइम कौन सा है? तो एमिलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, तीनों नाम ये भी याद रखने हैं। और रेनिन आमाशय से निकलने वाला एंजाइम है, ये भी याद रखना है। तो इसकी व्याख्या है कि आमाशय द्वारा स्त्रावित रेनिन जठर रस। रेनिन कौन सा है? जठर रस भी कहते हैं इसे। रेनिन एंजाइम को जठर रस भी कहा जाता है, जो हमारे भोजन के पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसको जठर अग्नि के द्वारा भी जाना जाता है, जठर रस को। और रेनिन आमाशय से आपके निकलने वाला एंजाइम है। और अग्नाशय द्वारा स्त्रावित एमिलेज स्टार्च को माल्टोस में,
एमिलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोस में, अगर एमिलेज की बात करें हम, पूरा एक बार वापिस शुरू से कर लेते हैं इसको। एमिलेज की बात करें तो एमिलेज हो जाएगा आपके माल्टोस, यानी आपके स्टार्च जो होगा, हम जो वर्जन बचाते हैं उसे किस में बदलता है, वो स्टार्च में। स्टार्च होगा, इसको किस में बदलता है, माल्टोस में। स्टार्च को बदल देगा आपके माल्टोस में। और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है, ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देगा। और लाइपेज का कार्य हो जाएगा आपके वसा को मोनोग्लिसराइड में और वसी अम्ल में बदल देगा, वसा को वसी अम्ल में बदल देगा, लाइपेज का कार्य। एमिलेज का कार्य होगा स्टार्च को माल्टोस में बदलना, ट्रिप्सिन का हो गया प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना, और लाइपेज का कार्य हो गया वसा को मोनोग्लिसराइड या वसी अम्ल में बदल देता है। और रेनिन यानी ये जठर रस आमाशय से स्रावित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। पीत लवण, पीत लवण का कार्य है वसा का पाइसीकरण, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है, और छोटी आंत को आंतरिक रस स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। तो यहाँ पर बी ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो गया, वसा का पाइसीकरण। प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है, हमने अभी बात की है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो आपका एंजाइम है अग्नाशय से उत्पन्न होने वाला, वो आपके प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। और पीत लवण का कार्य क्या है, वसा का पाइसीकरण करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैसों का विनिमय, इसकी डिटेल भी देखिए नीचे। पीत लवण वसा को वसी अम्ल में और वसा गोलिका में बदलता है। साथ ही पीत लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है, पीत लाइपेज एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय करता है। लाइपेज एंजाइम का कार्य क्या है, हमने अभी पढ़ा कि वसा को वसी अम्ल में बदलना। 14वां प्रश्न आपके सामने दे रखा है, गैसों का विनिमय हवा से भरी कुपिकाओं और केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के माध्यम मध्य गैसों के आंशिक दाब के अंतर के कारण होता है। तो कहलाता है आंतरिक श्वसन, बाह्य श्वसन, फुफ्फुसीय श्वसन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके बी वाला, यानी बाह्य श्वसन। गैसों का विनिमय हवा से भरी कुपिकाओं और कोशिकाओं के प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों का आंशिक दाब के कारण जो होता है उसे कहते हैं बाह्य श्वसन। नोट दे रखा है यहाँ पर, आंतरिक श्वसन में गैसों का विनिमय कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त और ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, रक्त और ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है, लार ग्रंथि नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, कर्ण पूर्व ग्रंथि, अधोजंब ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि, या पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि नहीं है। हमें पता है पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क में पाई जाती है और आपके पूरे शरीर का कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर कर्ण पूर्व ग्रंथि, अधोजंब ग्रंथि और अधोजीवा ग्रंथि, ये तीनों की तीनों हो गए आपके लार ग्रंथि, और नहीं होगी वो कौन सी होगी, पीयूष ग्रंथि। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाह्य फेफड़ों में पाए जाने वाले खंडों की संख्या है 3, 4, 2 या 1। तो यहाँ पर 2, बाह्य फेफड़ों में पाए जाने वाले खंडों की संख्या 2 हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। बिल्कुल राइट है, तरल संयोजी ऊतक ही है रक्त। और रक्त पोषक तत्व और ऑक्सीजन को कोशिकाओं में और कोशिकाओं से उपापचय अपशिष्ट उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करता है। तो ये रक्त का कार्य है। रक्त का कार्य क्या है, पोषक तत्व और ऑक्सीजन को कोशिकाओं में बदलना और कोशिकाओं से उपापचय अपशिष्ट उत्पादन को बाहर निकालना और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालना, ये इसका कार्य होता है। ये भी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। रक्त हल्का क्षारीय तरल है, बिल्कुल सही बात है, और जिसका पीएच 7.4 होता है। ये थोड़ा हल्का क्षारीय, यानी ये लवण भी नहीं होता है और अम्लीय भी नहीं होता है, बल्कि हल्का क्षारीय यानी 7.4। अगर 7 होता तो ये लवणीय हो जाता, उदासीन। और 7.4 यानी हल्का क्षारीय है, ये भी बिल्कुल राइट बात है। तो रक्त का निर्माण भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था और नवजात शिशुओं में प्लीहा में, सही बात है, और वयस्क में लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो ये पॉइंट भी आपके बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी, देखिए डी ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया, उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, ऑक्सीजन, आयरन, या हीमोग्लोबिन और आरबीसी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का आपके लाल रंग होता है। और पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों में हरा रंग
क्लोरोफिल, रक्त में लाल रंग, हीमोग्लोबिन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, 260 दिन, 220 दिन या 160 दिन। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल रेड आंसर हो जाएगा, 120 दिन। आरबीसी कुल रक्त कोशिकाओं का 99% होती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि आरबीसी 99% पूरी रक्त कोशिकाओं का 99% होती है, और यह कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती है, इनका केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी, इसका कार्य क्या होता है? आंतरिक श्वसन में सहायक है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है, शरीर में रुधिर को जमने से रोकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यानी प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इन्हें प्रतिरक्षा कणिका भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा प्रदान करती है। आज हमने मानव तंत्र साइंस की क्लास में मानव तंत्र को टॉपिक को पूरा क्लियर किया है। वन शॉट में इसका हमने पूरा सार संग्रह निकाल लिया है, और लगभग 2 या 3 क्लासों में इसका पूरा सार संग्रह मिलता है, वो हमने एक क्लास में ही निचोड़ लिया है। तो ये आपके लिए आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने साथियों तक भेजे इस क्लास को, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।